Good morning, my students. Now I have come again with my new topics. This topic is totally dedicated to my topic of the sentence part 2. Before the watching today's topic, I want to give a suggestion all of my viewers and my students. Please go back and watch the previous day's videos which is dedicated totally on the sentence and part 1. Before the starting today's topic, please subscribe my channel and get the more enjoyable and very wonderful videos for your class and your increasing for your knowledge. So my dear student, yesterday we have discussed about the topic of sentence, and in these topics I told you what is the sentence and what is the definition of the sentence and how many kinds of the sentence and what is the definition of word and how many vowels, how many consonants are in the English alphabet. So today's topic is based the further class of this. Today's topic is based totally the structure of the sentences. स्ट्रक्चर मीन्स होता है ढांचा। तो ढांचा मतलब सेंटेंस बनता कैसे है। इन द प्रीवियस डे आई टोल्ड यू अबाउट द सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड एंड विच हैज़ फुल मीनिंग। ऐसा वाक्यों का शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित क्रम होता है और जिनका एक अर्थ होता है, वही वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे हमने कल बोला था कि सब्जेक्ट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है और अंत में हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और बीच में कोई भी सेंटेंस को कैपिटल नहीं लिखना है, केवल प्रॉपर नाउन के अलावा। प्रॉपर नाउन हमने बताया था जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का पता चल जाता है, जैसे निश्चित व्यक्ति राकेश, निश्चित स्थान दिल्ली, अल्मोड़ा, मासी एटसेट्रा। ओके, सो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो जब हमको पता चल गया कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ द वर्ड है, तो अब हमको पता ये करना है कि सेंटेंस के जो ये वर्ड होते हैं ये इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो जनरली आप लोग अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड एंड हेयर आई एम इंडिकेटिंग दिस थिंग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो हम वाक्य होता है ये दो चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ठीक है, जर्नली इसको सभी बच्चे एस वी और वो भी कहते हैं। जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एस वी ओ कहते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एस तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो वी और वो है, वी मतलब वर्ब और वो मतलब ऑब्जेक्ट, ये दोनों को मिलाकर प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन देखना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू दी सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखो बच्चों कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, विनय वेंट स्कूल, विनय स्कूल गया। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, आपके बाद में समझ में आएगा क्योंकि अभी हम बेसिक चल रहे हैं, तो टेंस अभी हमने शुरू नहीं किया ना, इसलिए। तो विनय वेंट स्कूल। अब सब्जेक्ट क्या होता है जनरली कि जो भी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु या नाउन काम करती है, ठीक है, जो भी उसमें एक्टिव चीज है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो काम कौन कर रहा है, मैं। ठीक है, आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो काम कौन कर रहा है, आप। तो इसका मतलब आप भी सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट हूँ। ठीक है ना, तो बहुत आसान है सब्जेक्ट को पहचानना। ठीक है, और इसके लिए एक आपको मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे सब्जेक्ट को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने एक इसकी डेफिनेशन लिखी है। आप बुकिश नॉलेज में मत जाइए, क्योंकि कहा भी गया है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरों को दिया गया धन मतलब उधार और किताब में पढ़ी हुई ज्ञान, ठीक है, कभी टाइम पर काम नहीं आता है। इसलिए आपने रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी को मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो उस वाक्य में मुख्य व्यक्ति या मुख्य वस्तु होती है जो काम को करती है, बस यही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, हाँ। और आपने डिटेल से जाना है तो आप इसको देख सकते हैं। और आप कहेंगे कि सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रिक
कि सब्जेक्ट को पहचानते हैं, आप अपने मन में क्वेश्चन पूछना, हूँ, WHO, हूँ। हूँ मतलब अंग्रेजी में होता है कौन, ठीक है। हूँ मतलब अंग्रेजी में होता है कौन, ठीक है। हेलो कौन नहीं जानते, हेलो कौन नहीं जानते। हाँ अभी आप लोग नहीं जानते लेकिन अब जान जाओगे, ठीक है ना, कि ये आपको जो पढ़ाया गया है कि किस बेस पे आपको किस ट्रिक से पढ़ाया गया है। तो हूँ जो है, हूँ मतलब कौन, तो आप अपने मन में क्वेश्चन पूछिए कि कौन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखना है कि आई एम टीचिंग टू यू इंग्लिश, मैं कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश, मैं। तो ये क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो ठीक हो गया। सेम इसी प्रकार हम, मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना पका रही है, कौन खाना पका रही है, मदर। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल में जाते हैं, पंकज वेंट स्कूल, पंकज स्कूल गया, पंकज स्कूल गया, कौन स्कूल गया, पंकज। दिस इज वेरी इजी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। चौथा एग्जांपल है, आई शैल सब्सक्राइब दिस चैनल टुडे, मैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। क्या सही में, बिल्कुल करना चाहिए। तो कौन करूंगा, मैं क्या होता है, आई। तो दिस इज ऑल द एग्जांपल फॉर आइडेंटिफिकेशन हाउ वी कैन नो अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे जान सकते हैं, ये आपके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब पहला तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और अब आया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब होता है अब उसके बारे में जो चीज कहा गया है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट विनय वेंट स्कूल, ये सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में जो कहा गया है, ठीक है ना, इसके बारे में क्या कहा गया है कि वेंट स्कूल, स्कूल गया, ये क्या है, प्रेडिकेट है। समझ में आ गया, स्कूल गया क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है या सब्जेक्ट जिस चीज को करता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अब प्रेडिकेट में दो चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर लिखा है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास समझना है कि वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो प्रेडिकेट समझ में आ गया। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी काम करता है, सब्जेक्ट के अलावा उस वाक्य में जो भी होता है वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं, अर्थात उस वाक्य में शेष भाग जो भी सब्जेक्ट के अलावा है वो प्रेडिकेट है। आप बताइए इसमें कौन सा है। जैसे प्रिया रोट ए लेटर टू हर मदर, तो प्रिया सब्जेक्ट है, बाकी पीछे का जितना भी है रोट ए लेटर टू हर मदर, ये प्रेडिकेट है। अतुल क्या है, कौन सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, कौन गाता है, अतुल। अतुल क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे पता चला, आपने अपने मन में क्वेश्चन पूछा कौन, कौन, तो आंसर आया अतुल। जिस शब्द से आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितना रेस्ट भाग होता है वो क्या होता है, उसका प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गाना या मीठा गाना गाता है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं और इसके भाग क्या होते हैं। तो हमने आगे बढ़े, प्रेडिकेट क्या था, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जॉइंट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में जो भी बच जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों इस चैनल को दोबारा एक बार देखें और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य लोगों को भी बताएं ताकि आपको ऐसे सरल भाषा में ये टॉपिक मिलते रहें। तो हम आगे चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब। वर्ब जनरली सभी को पता है, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा SVO, अभी आपको हमने पढ़ाया एस, क्लियर हो गया, एस क्लियर हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम चल रहे हैं सेकंड थिंग, वर्ब पे, ठीक है। तो हम किस पे चले, वर्ब। वर्ब मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिससे पता चलता है कि काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, ठीक है। जिससे भी हमको पता चले, लिखिए डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को ध्यान दो कि जो भी काम किया जाता है उस काम को करने का तरीके को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे द हॉर्स लाइक्स टू ईट हे, ठीक है। अब हॉर्स लाइक्स पसंद करता है, हे मतलब होती है सूखी घास, घास फूस होती है ना, ठीक है। तो घास को खाना पसंद करता है, मतलब करता, पूरे हॉर्स की बात हो रही है, दो लगा है, दो पूरे इंडिकेट कर देता है पूरे समुदाय को, उसके हॉर्स समुदाय को, ठीक है, जाति को, कॉमन नाउन है, ठीक है। द हॉर्स लाइक्स ईट टू इट, क्या पसंद करता है, काम, वर्ब, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, पसंद करने का, खाने का। माई ब्रदर लव्स मी वेरी मच, मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अच्छा मानता है।
तो क्या करता है, काम क्या हो रहा है, प्यार करने का, तो दिस इज वर्ब। एंड थर्ड एग्जाम्पल है कि बॉयज आर प्लेइंग। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खेलने का, ठीक है, तो खेलने का प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है यहाँ पर, वर्ब, जो भी काम होता है उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। और वर्ब से जो पहले लग जाती है उससे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जनरली इसको इंग्लिश में HV नाम से जाने जाता है, ठीक है। हाँ, तो वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले जो लगता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब आप बोलोगे मेन वर्ब क्या होती है ना, तो मेन वर्ब बहुत आसान है भाई। मेन वर्ब की 5 फॉर्म से होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बताया था, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट थर्ड, सेकंड, गॉन थर्ड, गोइंग फोर, और गोज फिफ्थ फॉर्म। तो 5 फॉर्म होती हैं, इनके अलावा जो भी होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब वर्ब भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट में अभी हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब, अब बचा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पर आप बट को हटा दें, पीठ को हटा दें, तो अफेक्टेड द एक्शन, ठीक है, अफेक्शन बाय द एक्शन होगा, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो बट BY होगा, बाय द एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट काम करता है, उस काम का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार लोग कि कर्म और क्रिया क्या होती है। क्रिया काम होता है, और ठीक है वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो काम होता है, जिसके ऊपर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। बाय होगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय होगा, तो आपने ध्यान देना है कि एक्शन, वर्ब के द्वारा जो काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा और वर्ब के थ्रू, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जिसको कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान है ऑब्जेक्ट को पहचानना, देखेंगे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब हमने देखते हैं ऑब्जेक्ट को पहचानना। द हॉर्स लाइक टू ईट हे। अब यहाँ पर देखिए, हॉर्स पसंद करता है क्या खाना, हे खाना पसंद करता है, सूखी घास खाना। तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, हे के ऊपर, ठीक है ना, मतलब घास के ऊपर, ठीक है। तो घास खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कर्म होता है। सेकंड, माई ब्रदर लव्स मी वेरी मच। मेरा भाई मुझे बहुत अच्छा प्रेम करता है, ठीक है। किससे प्रभाव पड़ा, मुझे, मेरे को क्या करता है ना, मुझे, मेरा इमोशन बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, दिस इज मी, तो ये ऑब्जेक्ट है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। किसको प्रभाव पड़ा, क्रिकेट को, तो ये ऑब्जेक्ट है, जिसके के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बहुत आसान है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, काइंड्स एंड टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। आप अपने मन में एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे भी हमने सब्जेक्ट के लिए पूछा था, हाँ, हूँ, कौन, तो कौन से जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, आप अपने मन में क्वेश्चन पूछो, व्हाट, क्या पूछेंगे, व्हाट, WHAT यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। आप अगर क्या से क्वेश्चन बना के पूछेंगे और आंसर मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखते हैं इस सेंटेंस में, द हॉर्स लाइक्स टू ईट हे। हॉर्स घास खाना पसंद करता है, सूखी घास, तो क्या पसंद है, हे, वेरी गुड, हे है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इसलिए उसका नाम डायरेक्ट है, उसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं दूसरा, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने अपने मन में क्वेश्चन पूछा, क्या, डायरेक्ट, क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट को प्रभाव पड़ा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है, अभी वो, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने मन में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो हुज और दूसरा व्हेन, ठीक है। अगर आंसर मिलेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
एक और बेसिक चीज़ है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमको कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई टीचर, मैं अपने टीचर को क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। किसको, हुज, किसका, किसकी, किसको, हुज के मीनिंग क्या होते हैं, किसका, किसकी, किसको। ठीक है, किसको लिखा हूँ, अपने टीचर को, तो टू माई टीचर्स। ठीक है, मैं अपने टीचर्स को पत्र लिख रहा हूँ, बहुत से टीचरों को लिख रहा हूँ या एक को, तो टीचर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर एक को लिख रहा हूँ तो टीचर आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने टीचर को पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम बीटिंग टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को पीट रहा हूँ, तो टू माई सिस्टर। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे क्या आ जाता है, टू आ जाता है। ठीक है, हुज, किसका, किसकी, किसको, और व्हेन, अगर इन दोनों से पता चले तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, टू शब्द लगता है, टू नहीं यानी कोई भी प्रीपोजिशन लगता है, सॉरी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कमेंट ऑन माई WhatsApp. So please subscribe my channels, and third part will be come soon. Okay, and you should make the notes about the topic. Okay, thank you.